Welcome to MCAT Cracker. I am Dr. Mohabbatullah. This channel is for FSC, MCAT, NUMS, EDIA, G, NEET complete notes, concept, important points and complete detail is available. Please subscribe this channel for upcoming notification. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स ऑफ सॉलिड का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल के हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे। हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले से ही बोर्ड पर मैंने एक वेल डिफाइंड नोट्स की फॉर्म में लिखा है, एक तरतीब के साथ रेगुलर पैटर्न में मैंने क्या लिखे हैं? नोट्स भी लिखे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम करीब हो तो आपके साथ वेल डिफाइंड नोट्स का होना लाजमी है। क्योंकि उस नोट से आप क्या करते हो, जब आप कम टाइम में उसको रिवाइज करते हो, कम टाइम में आप उसको पढ़ सकते हो और बहुत सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो कम टाइम में बहुत सारे चैप्टर रिवाइज करना एग्जाम के लास्ट दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पूरा बुक तो रिवाइज नहीं हो सकता है, इंपॉर्टेंट नोट्स को कम टाइम में हम रिवाइज कर सकते हैं। उसी तरह पूरा सिलेबस ही कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जल्दी 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं। तो करने, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल को हम क्लासिफाई किस तरह करते हैं? मेनली मैग्नेटिक मटेरियल को जो हमारी फिजिक्स बुक में ना, वो 3 कैटेगरी में उसको क्लासिफाई किया। वैसे इसकी क्लासिफिकेशन बहुत सारी है ना। पहला क्या है? पैरामैग्नेटिक। तो हम बुक के मुताबिक 3 इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले मैग्नेटिक मटेरियल की क्लासिफिकेशन में। पहला क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा डायामैग्नेटिक मटेरियल। तीसरा क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर ये जो हमने क्लासिफाई किया, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये हमने किसकी बुनियाद पर ये मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई किया कि ये पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आती है, मतलब टाइप्स में आता है, ये डायामैग्नेटिक में आता है और ये उसी तरह फेरोमैग्नेटिक में आता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है मैग्नेटिक मटेरियल की, ये किसकी बुनियाद पर है? डिफरेंट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये मेनली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बुनियाद पर हमने की है। किसकी बुनियाद पर? डिफरेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बुनियाद पर हमने की है। जब हम एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो कुछ सब्सटेंस किस तरह बिहेव करते हैं, कुछ किस तरह बिहेव करते हैं, तो उसी बुनियाद पर हमने उसको नाम दिया पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पर डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक मटेरियल है क्या? बहुत ही मैंने डिफिनेशन को क्या डिफिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा है, इसको मैंने एक नोट्स की फॉर्म में, मतलब एक पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, जो आपके लिए याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत ही आसान होता है याद करना। तो इसी वजह से ये इसका डिफिनेशन भी है, इसकी समरी भी है, इसके एग्जाम्पल भी है, सब कुछ है। अब यहाँ पर कि डायामैग्नेटिक मटेरियल ये कौन से सब्सटेंसेस? ऐसे सब्सटेंसेस जो वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। मतलब आसान अल्फाज में डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस है जो मैग्नेट उसको वीकली रिपेल्ड करेगा, मतलब इतनी ज़्यादा रिपल्शन उसको फेस करना नहीं पड़ेगा। मतलब क्या होगा? रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। मतलब कोई भी मैग्नेट आउट होगा, अगर वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप मैग्नेट के करीब ले आओगे तो मैग्नेट उसको बहुत ही कम क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब उसको वीकली रिपल्शन का सामना क्या करेगा? सामना करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, मैग्नेट उसको वीकली रिपेल कर देगा। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डाया का मतलब क्या है? लफ्ज डाई, डी आई का मतलब क्या है? टू। तो अपनी इस तरह याद रखना है, टू का मतलब क्या है? पेयर्ड, जोड़े की फॉर्म में। तो इसी वजह से डायामैग्नेटिक मटेरियल में तमाम तर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, जोड़े की फॉर्म में होते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, इसमें तमाम तर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। मतलब इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट बहुत ही सिंपल, इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्या करेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई, या आसान अल्फाज में वहां पर जो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट है, जो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या करेगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। किस तरह अपोज करेगा? मैं डायग्राम से भी आपको बताता हूं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उसके अंदर भी एक इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है? उसके अंदर इंड्यूस हो जाता है, पैदा हो जाता है। वो जो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? अपोज करता है। मैं डायग्राम से भी आपको समझाता हूं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आए।
अब यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट को यहाँ पर मैंने डायग्राम से समझाया। ये मेरे साथ भी क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या है, इसी तरह मैग्नेट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या है, मैग्नेट्स। अब यहाँ पर नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई, ये ऐसा डायामैग्नेटिक मटेरियल है जहाँ पर हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। अब यही सब्सटेंस यहाँ पर हमने क्या किया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। किस तरह, आपको किस तरह नजर आएगा, ये जो आपको ब्लू सिंबल से, ये जो ब्लू लकीर में इस तरह, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एरो लगाते हैं। तो ये क्या है, जो ब्लू से मैंने लिखे, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैंने क्या किया, डायामैग्नेटिक मटेरियल को क्या किया, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर जो इंड्यूस डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट था, उसने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज किया। किस तरह, आपको नजर आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह है, जो इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल है, इसके अंदर जो ये मैग्नेटिक डाइपोल इंड्यूस हो गया, पैदा हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो क्या कर रहा है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। किस तरह, देखो इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। हर डोमेन में आप देखो, हर छोटे छोटे यूनिट में देखो, उसका डायरेक्शन क्या है, इस तरह है। ये यहाँ पर भी यह डायरेक्शन इस तरह है, सबका डायरेक्शन क्या है, इस तरह है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरह है। तो इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन इस तरह है, इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरह, दोनों क्या है, अपोजिट। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए समझा ले कि इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक पोल को, मतलब उसके अपोजिट जाएगा। सही है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, सिंपल आसान अल्फाज में डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल क्या है, आपके साथ कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और H2O हो गया। ये सिंपल क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या है, डज नॉट हैव अ नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब याद रखना कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उसकी कोई भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होती, मतलब डज नॉट हैव नेट मैग्नेटिक फील्ड, या उसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट या नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। इसका मतलब क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो ना, एक्सटर्नल फील्ड की अप्लाई करने की वजह से वो जो मैग्नेटिक, उसके अंदर छोटे छोटे ये नहीं मैग्नेटिक डोमेन्स बने हुए, ये छोटे छोटे डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल बन जाता है मैग्नेटिक, जो मैग्नेट में, वो मैग्नेट पर किस तरह, वो सब्सटेंस किस तरह एक्ट करता है, एज अ मैग्नेट एक्ट करता है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट ये दोनों अपोज कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में डज नॉट हैव अ नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसका कोई भी ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। नेट का मतलब क्या है, टोटल, मतलब नेट मैग्नेटिक, ओवरऑल इसका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। इसके बाद क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो क्या होंगे, वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, मतलब मैग्नेट क्या करेंगे, इसको वीकली अट्रैक्ट करेंगे। याद रखना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसका पहला पॉइंट क्या है कि वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, जबकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या, यहाँ पर उसका पहला पॉइंट क्या था, वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। मतलब डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या, ऐसे सब्सटेंसेस है जो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस है जो वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। पहला पॉइंट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स और मॉलिक्यूल। याद रखना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, अनपेयर्ड, मतलब ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जोड़े की फॉर्म में इसमें नहीं पाए जाते। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इसके एटम्स और मॉलिक्यूल में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जब आप एक्सटर्नल, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मतलब अंदर, इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो क्या करता है, अलाइन हो जाता है, एक तरतीब के साथ अलाइन हो जाता है विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो बिल्कुल एक ही तरतीब में अलाइन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर मैं अभी डायग्राम से समझाता हूं। यहां पर ये सब पहला डायग्राम कहते हो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये यहां पर नो बी का मतलब क्या है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हमने अप्लाई
नहीं किया, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया। दूसरी डायग्राम पर देखो, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जो ब्लू से है ना ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, सही है, ये जो ब्लू एरो से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो अंदर ब्लैक है ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। अब जो पहला डायग्राम है नो मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, अब देखो हर स्ट्रक्चर में, हर अंदर छोटे छोटे डोमेन, मतलब हर छोटे यूनिट में देखो ना, हर छोटे यूनिट में देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सारा क्या है, इरेगुलर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इधर ऊपर, मतलब टोटल क्या है, टोटल जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो ये एक तरतीब में नहीं है, इरेगुलरली, मतलब रैंडमली अरेंज है, सही है, बेतरतीब से अरेंज है, रैंडमली अरेंज है। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जो अंदर मैग्नेटिक मोमेंट था देखो सारे एक ही डायरेक्शन में क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगी। मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इस तरह पे, जबकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका डायरेक्शन भी क्या है, उसी तरह पे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये क्या हो गई, अलाइन होगी। जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट था वो दोनों क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। यहां पर क्या हो रहे, दोनों अलाइन हो रहे, एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे, अलाइन हो रहे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही आसान, एल्यूमिनियम है आपके साथ, ऑक्सीजन है, प्लाटिनियम है, मैंगनीज है, इसके क्या है एग्जांपल है, बहुत सारे और एग्जांपल भी, ये मशहूर एग्जांपल है, आपने याद रखना है। ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मैं यहाँ पर डायग्राम भी बनाऊंगा। तो पहले इसका डेफिनेशन बताता हूँ कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, interaction between these tiny magnet is so strong that line up parallel to each other even no external magnetic field is present, such substance are called ferromagnetic substance। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, टेनी मैग्नेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना, इसमें छोटे छोटे टेनी मैग्नेट्स, मतलब छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स पाए जाते हैं। जब उस टाइनी मैग्नेट्स के दरमियान क्या हो जाती है, इंटरेक्शन होती है। फेरोमैग्नेटिक, लेट सपोज क्या है, इस तरह हमने एक बड़ा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी से क्या हो जाते, क्या पाए जाते हैं, मैग्नेट पाए जाते हैं। तो उस टाइनी मैग्नेट्स के दरमियान जब इंटरेक्शन होती है तो उसकी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन अप ऑफ द पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जब उस टाइनी मैग्नेट, छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर पाए जाते हैं तो उसके अंदर खुद इंटरेक्शन होती है। जब उसमें इंटरेक्शन होती है तो वो सारे के सारे पैरेलली एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मगर विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई नहीं किया, मगर फिर भी उसके अंदर जो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स है उसके दरमियान इंटरेक्शन की वजह से वो सारे के सारे क्या हो गए, पैरेलली एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गया विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जब उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में फर्क समझे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस है उसके अंदर छोटे छोटे मैग्नेट्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, डोमेन। तो ये टाइनी मैग्नेट्स को हम क्या नाम देते हैं, डोमेन का नाम देते हैं। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसके अंदर छोटे छोटे डोमेन्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स पाए जाते हैं। उस टाइनी मैग्नेट्स के दरमियान जब इंटरेक्शन होती है तो वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी नहीं किया, मगर फिर भी वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में पैरेलली अरेंज हो गए। तो इस तरह सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई नहीं थी तो इरेगुलर थे, ये सारे के सारे क्या थे, इरेगुलर थे। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो ये क्या हो गए, रेगुलरली तरतीब के साथ अलाइन हो गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हमने अप्लाई नहीं किया है, मगर उसके अंदर जो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स थे उसके दरमियान इंटरेक्शन हो गई, वो सारे के सारे क्या हो गए, पैरेलली अरेंज हो गए विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए बगैर वो सारे के सारे तरतीब के साथ अलाइन हो गए। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इस टाइनी मैग्नेट्स को हम क्या नाम देते हैं, डोमेन्स का नाम देते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं डोमेन्स। अब यहाँ पर इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और साथ में क्यूरी टेम्परेचर को भी डिफाइन करके वो है क्या। अब इसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस यहां पर मैंने डिफाइन किया था। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस उसका डायग्राम किस तरह होगा, मतलब आपको उसके अंदर डोमेन्स क्या है वो मैंने आपको समझाना है। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है जब हमने नॉट मैग्नेटाइज डोमेन आर नॉट अलाइन, जब हम इसको हमने मैग्नेटाइज नहीं किया। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी अच्छी तरह से समझना है। डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और
पैरामैग्नेटिक। फर्क इसके अंदर आपने निकालना है। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है इसके अंदर छोटे छोटे डोमेन्स पाए जाते हैं, उसको हम टाइनी मैग्नेट कहते हैं। वो कभी कभी इस तरह स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करते हैं, उसके अंदर इंटरेक्शन होती है, वो खुद अलाइन कर जाते हैं। एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई नहीं किए बगैर, मतलब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते, उसके अंदर जो छोटे छोटे डोमेन्स है, ये क्या, ये छोटे छोटे डोमेन्स ये खुद आपस में इंटरेक्शन करके अलाइन हो जाते हैं विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम भी क्या नाम देते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मगर जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर, तो वो बहुत ही स्ट्रांगली क्या हो जाते हैं, स्ट्रांगली ये आपको क्या कर देता है, मैग्नेटाइज कर देता है। याद रखना, जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो बहुत स्ट्रांगली क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। याद रखना है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, बहुत ही परफेक्टली अरेंज हो जाते हैं। इसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट ये स्ट्रांगली अरेंज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है पैरामैग्नेटिक के मुकाबले में। तो यहाँ पर इसके जो डोमेन्स है, ये छोटे छोटे डोमेन्स है, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे डोमेन्स को हम क्या नाम देते हैं, टाइनी मैग्नेट्स। छोटे छोटे मैग्नेट्स का नाम भी हम नाम देते हैं। इसी वजह से ये जो एक डोमेन है ये क्या करता है, सेपरेटली एज अ मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है। इसका अपना नॉर्थ पोल होता है और अपना साउथ पोल होता है। अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, इसको हमने मैग्नेटाइज नहीं किया, मतलब नॉट मैग्नेटाइज, इसके ऊपर में हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो इसके जो डोमेन्स है ना वो अलाइन नहीं है, मतलब वो तरतीब के साथ नहीं, एक ऊपर है एक नीचे है, पैरेलल, सब क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ लाइन है। अगर आप नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकालोगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इसका कोई भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। सही है, इसका अच्छी है अगर फर्क नहीं, तो इसका क्या होगा, नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इसका कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर एक इस तरफ आ रहा है तो दूसरा क्या होगा, इस तरफ जा रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये सारे मैग्नेटिक जो मोमेंट है अंदर, इसके अंदर ये सारे अपने आप को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल इसका कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड इसका नहीं होता। मगर जब हम इसको स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। देखो इसके अंदर जो टाइनी टाइनी में डोमेन्स थे उसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा तरतीब के साथ अलाइन हो गया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया या एक्सटर्नल फोर्स जब हमने अप्लाई किया ना, तो इसके अंदर जो डोमेन्स थे वो डोमेन्स का जो फोर्स है वो सारे के सारे क्या हो गए, अलाइन हो गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसका डायग्राम, अब क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर है क्या, अब क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर, एक बात आपने याद रखना है, अगर आपने किसी भी सब्सटेंस से मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी लेनी है कि उसकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी कम हो जाए, मैग्नेटिक के तौर पर एक्ट करना, उसकी ये प्रॉपर्टी कम हो जाए, तो उसकी ये प्रॉपर्टी मैग्नेटाइजेशन किस तरह आप खत्म कर सकते हो, सिंपल टेम्परेचर बढ़ाकर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पर भी क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक, उस टेम्परेचर पर जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक बन जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। यही जो आपके साथ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अगर आपने यहां पर इसको टेम्परेचर दे दिया, हीट अप कर दिया, हीट अप करने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो लॉस होता जाएगा, ऐसा ऐसा कम होता जाएगा, तो ये फेरोमैग्नेटिक से पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, वो इतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होते जितने ये फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। और एक बात आपने याद रखा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ये क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है, एक पॉइंट आपने याद रखना है, क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या हो, कोई भी मतलब फेरोमैग्नेटिक, कोई भी नहीं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाए, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। अब इसके बाद डोमेन क्या है, टाइनी मैग्नेट्स, को डोमेन को हम क्या नाम देते हैं, टाइनी मैग्नेट्स, टाइनी ऐसे यहाँ पर लिख देना, टाइनी मैग्नेट्स। अब इसका साइज क्या होता है, मिलीमीटर में होता है, जिस तरह ये क्या है, छोटे छोटे, ये एक डोमेन है, सही, ये भी एक डोमेन है, सही है। ये क्या करता है, एज ए सेपरेट छोटे मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, इसका अपना नॉर्थ पोल होता है और अपना साउथ पोल होता है, तो इसके अंदर एक छोटे मैग्नेट की तरह करता है। मैग्नेट में क्या पाया जाता है, ये क्या है, अपना नॉर्थ पोल अपना साउथ पोल उसमें पाया जाता है, उससे अपनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है, सही है। तो इसमें दो पोल्स होते हैं, तो ये जो डोमेन है ये भी टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, इसका अपना नॉर्थ पोल होता है, अपना साउथ पोल होता है, इसका साइज मिलीमीटर में होता है। इसके अंदर जो एटम्स है वो 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 16 तक इसके अंदर एटम पाए जाते हैं, मतलब एटम ज्यादा पाए जाते हैं इसके अंदर। ईच डोमेन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट, हर डोमेन क्या करता है, ये भी एक डोमेन है, ये भी एक डोमेन है, हर डोमेन एक छोटे मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और उसका अपना नॉर्थ पोल और अपना साउथ पोल
उसका होता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसका क्या है एग्जांपल है, बहुत आसान। अब इसके बाद क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, के जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, याद रखना ये मैग्नेटिक फील्ड में इसको मैग्नेट क्या करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद क्या है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे या एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे, तो ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। तो यहां तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ लिया। तो बुक में यही गिवन है, फेरोमैग्नेटिक, डाया एंड पैरामैग्नेटिक, एक एंटी फेरोमैग्नेटिक, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, मगर बुक में मेनली ये 3 गिवन है, तो मैंने ये आपको पढ़ा लिया, बहुत अच्छी तरह नोट्स की फॉर्म में भी समझा लिया, डायग्रामेटिकली तौर पर भी समझा लिया। अगर कोई भी पॉइंट मिसिंग हो या आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। लेक्चर को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लेक्चर पर कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।